एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम काफी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी के बारे में। सोलली गांधी जी पे ये टॉपिक फोकस्ड है। राइट, गांधी जी के बायोग्राफी के बारे में, उनके जो स्टार्टिंग के आंदोलन थे, राइट, लगभग सभी जो उस समय के थे, तो आपके मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, तो वो सारे आंदोलन की हम चर्चा करेंगे इसमें। और सोलली गांधी जी को डेडिकेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, गांधी जी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। राइट, तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है टॉपिक। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। राइट, जिसको नोट्स में इंटरेस्ट नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी स्किप कर सकता है, और जिसको नोट्स भी देखने हैं, पॉइंट हाइलाइटेड पॉइंट्स देखने हैं, तो वो नोट्स भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बट सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के हम अपने सेशन को, जो है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। राइट, तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी हम जानते हैं कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। अब उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी, जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन थी, वो राजकोट यानी गुजरात में ही हुई थी। अब उनका जो विवाह है वो बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब केवल 13 साल की उम्र में, किससे कर दिया गया, तो कस्तूरबा गांधी जी से कर दिया गया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। देखिए, अ, आपका क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है एडवोकेट, ठीक है, और एक होता है बैरिस्टर। ऐसा ही जस्ट मैं आपको अंतर टर्म है हमारा लॉयर। ठीक है, तो इन तीन टर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि लॉयर क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है। क्योंकि भाई हमने यहाँ पढ़ा, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी महात्मा गांधी जी ने। देखिए, लॉयर क्या होता है, कोई भी इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, मतलब 3 साल की हो, और चाहे वो मिक्स हो, यूजी प्लस पीजी 5 साल की, 3 साल की हो या 5 साल की हो, मतलब एलएलबी हो या एलएलएम हो, कोई भी डिग्री है तो वो लॉयर होते हैं। हाँ, केवल डिग्री है, ये एक डिग्री मात्र है, इसके बेसिस पे वो किसी को कोई केस लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। राइट, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सेम इसी का सिनोनिमस टर्म है बैरिस्टर। जब आप ये डिग्री, ठीक है, ये जो डिग्री है, ये साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से लेते हैं आप, तो इसको क्या बोलते हैं, बैरिस्टर। वहां पर लॉयर नहीं, वहां पर बैरिस्टर बोला जाता है। बस एक टर्म डिफरेंट है कि यहाँ पर लॉयर होता है, वहां पर बैरिस्टर होता है। और एडवोकेट क्या होता है, जब कोई पर्सन जिसके पास डिग्री हो, ठीक है, बैरिस्टर की या लॉयर की, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन हो लॉ में या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है, तो वो और उसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, अगर रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवोकेट। और वो आगे केसेस की प्रोसीडिंग कर सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो ये एक छोटा सा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थी। राइट, आप एडवोकेट, बैरिस्टर एंड लॉयर। तो आपसे ऐसे भी कभी कोई पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है, तो जस्ट पता होना चाहिए हमें एक्स्ट्रा चीजें भी। ठीक है, राइट, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। चलिए, तो उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, ठीक है, लंदन से। अब उन्होंने लंदन यानी इंग्लैंड से की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो वो बैरिस्टर बने, ना कि लॉयर। अब करमचंद गांधी पोरबंदर, वंकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। क्या थे, पोरबंदर, वंकानेर और राजकोट राज्य के दीवान। गांधी जी के ये गांधी जी के पिता थे। इनका यानी जो करमचंद गांधी थे, जो हमारे गांधी जी हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनके जो फादर थे, महात्मा गांधी जी के जो फादर थे करमचंद गांधी, वो पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। इनका उपनाम कबा था, कबा गांधी। ठीक है, तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, 1894 में। देखिए, 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, किस लिए गए थे, एक केस लड़ने गए थे। और किसका केस लड़ने गए थे, तो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला टेक्सटाइल कंपनी थी, ये कपड़े की कंपनी थी, उसका केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका गए थे।
1893 में गए थे। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और साउथ अफ्रीका में काफी टाइम तक ये रहे। कब तक रहे? 1915 तक रहे, राइट? याद है ना 1915? 10 जनवरी 1915 को वो आए थे, तभी हम 10 जनवरी 1915 को क्या मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को हम हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है वो, राइट? तो साउथ अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। ठीक है, अपने सहयोगियों की सहायता से उन्हें टॉलस्टॉय फॉर्म मतलब एक ये आश्रम था, उसका नाम टॉलस्टॉय फॉर्म था, तो उसकी स्थापना की और वहीं पर रहने लगे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार को निकाला, ठीक है? और ये जो इंडियन ओपिनियन था, ये गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में जो है इसका पब्लिकेशन होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म, एक और मतलब इसका पूरा नाम है फिनिक्स फॉर्म, ठीक है? तो ये भी एक आश्रम था। इसका डरबन साउथ अफ्रीका में हाँ, इसका इसकी स्थापना की 1904 में इसको स्थापित किया। ठीक है, तो 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, फिर साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला, फिर 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। ठीक है, बीच में बंद हो गया था, फिर दोबारा से इसको खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ठीक है, इनके द्वारा पहला आश्रम जो स्थापित था वो फिनिक्स फॉर्म था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद, राइट? ठीक है, तो यानी आइडियलिज्म की बजाय बिहेवियरल आइडियलिज्म हमें दिखता था। ठीक है, तो मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। ठीक है, जैसे कि जो जैसे मार्क्स हैं, मार्क्स कौन थे? इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स। ये क्या थे? ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, और ये एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफिस्ट थे। अ, ठीक है, एक पॉलिटिशियन थे। कई सारे इनको नॉलेज थी कई तरीके की। तो बेसिकली हम इन्हें सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? एज अ क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दास कैपिटल। ठीक है, इस दास कैपिटल में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, किसका? कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब ये पूंजीवाद क्या होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कि हर आपकी कंट्री में या हर जगह पे दो सोसाइटी जो है वो दो तरीके के लोगों में डिवाइड होती है। एक वो जिनके पास बहुत कुछ होता है, जिन्हें हम हैव्स कहते हैं। हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है, और एक वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, मतलब हैव्स नॉट। ठीक है, अब इसी हैव्स को उन्होंने बुर्जुआ बोला, हैव नॉट को प्रोलिटेरियर बोला अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, मार्क्स जर्मन थे। ठीक है, तो हैव्स, हैव नॉट, बुर्जुआ, प्रोलिटेरिएट, पुअर। ठीक है, और ये पुअर थे, जो हैव्स नॉट थे भाई वो पुअर थे, उनके पास था नहीं। तो कुल मिला के इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, वर्ग संघर्ष का, कि कंटिन्यूअसली जो हैव्स है और हैव्स नॉट हैं, मतलब जिनके पास सब कुछ है, जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, और ये जो पुअर लोग हैं, ये पुअर लोग हैं, और ये जो रिच हैं, रिच एफ्लुएंट पीपल हैं, इनके बीच में हमेशा एक तरीके का संघर्ष चलता रहता है, और ये संघर्ष क्लास के बेसिस पे है। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और इनके बीच में जो संघर्ष है वो क्लास बेसिस पे है, तो इसको हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना समझाने का मतलब ये था कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि स्टेट जो होता है आपका, यानी गवर्नमेंट, ठीक है, उसका जैसे आपका एक ये स्टेट है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, और एक है ये प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, क्या होती है? जहां पर प्राइवेट शेयर ज्यादा होता है, सब कुछ प्राइवेट होता है, स्टेट यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। सब कुछ कौन मैनेज करते हैं? प्राइवेट फर्म्स मैनेज करती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब वहां पे हर चीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो है हमारे प्यारे इंडिया की इकोनॉमी। उसमें क्या होता है? प्राइवेट को भी मौका मिलता है और गवर्नमेंट का उन पे कंट्रोल रहता है। तो इससे क्या है, प्राइवेट वाले जो हैं, जब बड़े बड़े लोग हैं, लाइक एग्जांपल दे तो अंबानी, अडानी, ये सब अगर कंप्लीटली ये सब हर चीज, यही लोग हर चीज को मैनेज करने लगे, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें प्राइवेट का शेयर तो है, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो क्या करते हैं ये प्राइवेट वाले? एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हमें। सेम
यही बात गांधी जी कहते थे कि राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, कहते थे गवर्नमेंट कंट्रोल हटाइए, और स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट बोलते थे। ठीक है, ये देखिए फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। ठीक है, सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। सत्य और अहिंसा भाई, ठीक है, उन्होंने कहा था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। ठीक है भाई, सत्य अहिंसा करके हम नया समाज बनाएंगे। ठीक है, और सच्चे समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट थे। राइट, चलिए, तो भाई सामाजिक वेलफेयर स्टेट की बात करते थे। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, सोशलिस्ट स्टेट की बात करते थे। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने लुई फिशर से खुद कहा था, मतलब स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। ये लुई फिशर को पहचाना आपने? ये एक वो था रिपोर्टर मीडिया का, लुई फिशर। ठीक है, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, यानी सबका उदय। ठीक है, आप गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। भाई मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। जो गांधी जी की सत्याग्रह नीति थी, कुछ नहीं हो तो सीधे भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। जबकि उपवास को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र माना था, और उसे अग्निबाण भी कहा था। भाई उपवास करके यानी कि अनशन करके सब कुछ हम कर सकते हैं। उनके सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था। मतलब एक सत्याग्रही वो नहीं होता जो अपने शत्रु को पराजित करता है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करता है और उसे अपने हिसाब से, अपने अनुकूल बनाता है। ठीक है, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सबसे उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। मतलब अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो सेल्फ कंट्रोल करिए। ये जो आप दुनिया भर के तीन झाम मेडिकल डिवाइसेस कंट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, उसके बजाय आप सेल्फ कंट्रोल करें। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी 24 साल की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका डरबन चले गए। मैंने आपको बताया ना कि 1893 में ये गए थे, उस समय 24 साल के थे, और अब्दुल्ला टेक्सटाइल कंपनी का केस लड़ने गए थे। अब वो अफ्रीका में लगभग 21 साल तक रहे। जनवरी 1915 को भारत लौटे। ठीक है, उनके भारत आने पर गोपाल कृष्ण गोखले से उनका संपर्क हुआ। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनके बन गए क्या? पॉलिटिकल गुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? तो महादेव गोविंद राणा डे, ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, अब उनके प्रभाव में आकर वो भारत की सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, 1901 के। ठीक, अब इस अधिवेशन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। और अब यहाँ से एक हमको और पॉइंट मिला कि 1901 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिनशा वाचा ने की थी। ठीक है, अब इससे पता चलता है कि जो साउथ अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में जब वो भारत आए थे, ठीक है, और उन्होंने बॉम्बे में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी की। मतलब ऐसा नहीं कि 1893 के बाद वो डायरेक्ट 1915 में ही आए, बीच में 1901 में आए थे, और उन्होंने अपने विधि कार्यालय यानी कि लॉ ऑफिस जो भी था उनका, ठीक है, लॉ जो भी है उसका लॉ कैबिन उनको मिलता है या ऑफिस मिलता है, तो उसकी भी स्थापना की थी। ठीक है, चैम्बर, सॉरी यस, लॉ चैम्बर बोलते हैं उसको। तो 1915 में अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना कर दी थी। अब 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे उसे स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम को। अब बात करेंगे, राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। राजनीति, उनके लिए राजनीति मतलब ऐसा नहीं, राजनीति लाइफ है। राजनीति केवल सामाजिक रूप से उत्थान करने के लिए और जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। राजनीति हमेशा आपकी जो ना वेलफेयर होनी चाहिए। पॉलिटिकल मतलब वेलफेयर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिससे लोगों का भला हो बस, अपना भला नहीं। आज की पॉलिटिक्स में क्या लोग अपना भला सोचते हैं, लोगों का तो भाड़ में जाए। ठीक है, गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता का भी केंद्रीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से बोलते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, जैसे ये पावर है, ठीक है, ये पावर आप एक ही हैंड पे सबसे ऊपर है, ये जो भी है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मान लीजिए, सब कुछ इसी के हाथ में है, तो कहाँ से सब चीजें मैनेज हो पाएंगी? आप इसे डिसेंट्रलाइज करिए, मतलब प्रधानमंत्री से आइए मुख्यमंत्री पे, मुख्यमंत्री से आइए आप, जैसे ये पीएम है, तो पीएम से आप सीएम को दे दीजिए।
हर स्टेट में, फिर हर स्टेट के सीएम में के अंदर जो है के अंडर एमएलएज होते हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर और जो है मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर और जो होते हैं सभासद मतलब आपके सॉरी पार्षद वगैरह होते हैं, फिर और नगर पालिका लेवल पे जबकि मेयर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे से करके ऊपर से नीचे और सबसे लास्ट में जो है हमारा पंचायती राज आता है। पंचायती राज में हम लोग देखते हैं कि जिला लेवल पे होती है, फिर उसके बाद परिषद लेवल पे होती है, तहसील लेवल पे, ठीक है, तहसील, इवन यहाँ तक कि गांव गांव में होता है ना प्रधान, ग्रामीण लेवल पे, मतलब सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे गांव के प्रधान तक ऐसे पावर बटी होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा और हर लेवल पर अच्छे से मतलब जांच होनी चाहिए, ठीक है, एक इन्विजिलेशन भी होना चाहिए। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना, ठीक है, तो ये उन्होंने पंचायत में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया, ठीक है। वो राज्य विहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे, मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोगों को अपने से समझना चाहिए। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध। उसके बाद गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह उसको उसको नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, पॉलिटिकल कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं अस्त्र, ठीक है, और जो सत्याग्रह है वो नैतिक शक्ति है, ठीक है, मोरल पावर है, ठीक। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। देखिए 1915 में वो इंडिया आए, ठीक है, फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो थे, ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1915 में वो इंडिया आए, फिर 1916 में क्या हुआ, आपका लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ, ठीक है, इसमें इनकी मुलाकात किससे हुई, इनकी मुलाकात हुई राजकुमार शुक्ल से, ठीक है, ये कहाँ से थे, ये थे बिहार, वहीं चंपारण वाले एरिया से थे, ठीक है। तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप चलिए बिहार, ठीक है, और वहां पर एक जो है आपका चंपारण जगह है, ठीक है, वहां पर एक ब्रिटिशर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो है उनको जो है आप मना करिए, ठीक है। तो इस पर वो गए थे और गांधी जी ने अपना जो है सत्याग्रह किया। इनका पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में गांधी जी का था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। स्वदेशी पे जोर देते थे, ठीक है। अब बहिष्कार वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, ठीक है। जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू दिस लास्ट, उसका जो है उस बुक ने इनका जीवन परिवर्तित कर दिया, ठीक है, उसे इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है, ठीक है। इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, ठीक है। इसी आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवाद विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर जिसे हम कहते हैं, तो थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने प्रभावित किया है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई है। किससे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने सविनय गांधी जी को सविनय अवज्ञा का आइडिया कहाँ से मिला, तो थोरो से मिला। करबंदी की प्रेरणा भी थोरो से मिली। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा है। और टॉल्स्टाय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इससे गांधी जी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना, ठीक है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए बहुत संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। हरिजन नाम भी उन्होंने ही दिया था, राइट। वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात में, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है।
चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का था, जबकि अहमदाबाद मिल मिल आंदोलन था, औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। इसमें कुछ बोनस को लेके था, ठीक है। तो बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध पर के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी 3/20 पार्ट पर नील की खेती करनी पड़ेगी, जिससे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का बेस बता रहे हैं ये कि गोरे बागान मालिकों ने क्या किया कि गोरे बागान में ब्रिटिश ब्रिटिश के बागान मालिकों ने क्या किया कि एक अब हम लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो हम पर हमसे अंगूठा लगवा लिया, साइन करवा लिया कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे कि हमें अपनी जमीन का 3/20 पार्ट, ठीक है, इस पे जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील क्या होता है? इंडिगो उसको बोलते हैं, ठीक है, इंडिगो बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बिल्कुल मतलब फ्रेजाइल हो जाती है, ठीक है। मतलब जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उर्वरक नहीं रह जाती है और फिर उसमें कोई फसल नहीं उग पाएगी, वो जो जमीन है आगे चल के बंजर हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसान के लिए तो गलत ही चीज है। तो इसे तिनकठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो इसके इससे ही लड़ने के लिए, ठीक है, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए, ठीक है, और लगान और अन्य गैर कानूनी अफवाहों यानी कवरों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा देते थे वो। तो इस सबको हटाने के लिए, इस सब उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल हो गया, ठीक है। तो सत्याग्रह था, देखिए, राजकुमार शुक्ल का नाम भी है, पंडित राजकुमार शुक्ल ने इन्हें राजी किया था, ठीक है, चंपारण आने के लिए। और चंपारण की समस्या की जांच गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राज किशोर प्रसाद, एचएस पोलाक, ये सब इसमें शामिल थे, ठीक है, आपकी चंपारण वाली जांच में। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, एनजी रंगा ने। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब इसका अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल में किया गया। मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। वह 1918 में प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। तो नहीं उतना सब हो पाया बिजनेस और सब चीजें। तो जो फैक्ट्री थी, ठीक है, उसमें मालिक और मजदूरों को लेकर प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। फिर उसके बाद गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मसले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी किया। लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और मजदूरों को स्वीकार था, मतलब स्वीकार नहीं था ये। और कहा कि अगर स्वीकार नहीं करेंगे मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे। ये धमकी दी वहां के मालिकों ने। और मजदूर 20% काफी कम था उनके लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे कोविड में हमारे यहाँ सब बंद हो गया, पैंडेमिक हो गया, वैसे उस समय प्लेग फैला हुआ था एज अ पैंडेमिक, तो सब कुछ बंद हो चुका था। तो फिर गांधी जी खुद अनशन पर बैठ गए, ठीक है, असर पड़ा और बाद में 20% से बढ़कर 35% बोनस पर जो है फैसला फिक्स हुआ कि 35% बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। 1918 में गुजरात के खेड़ा किसानों की भी फसल नष्ट हो गई, फिर और सरकार ने लगान में छूट नहीं दी। भाई, जब फसल नहीं अच्छी हुई तो क्यों आप टैक्स ले रहे हैं? आप टैक्स हम कहाँ से देंगे टैक्स, ठीक है। और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की गई, इस मुद्दे पर भी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, ठीक है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। क्या कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे, ठीक है। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल जी ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी बैंकर, ठीक है, ये कपड़ा व्यापारी बैंकर थे, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्होंने वर्धा के एक धनवान व्यापारी
इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। ठीक है, 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है भारत। अच्छा, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक है, जमनालाल बजाज जी ने। और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक रहे। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल चले गए थे। किसकी बात हो रही? तो जमनालाल बजाज जी की बात हो रही। नेक्स्ट है चार्ल्स एंड्रूज। इन्हें हम दीन बंधु एंड्रूज भी कहते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका बहुत लगाव था और ये भारतीय बनना चाहते थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके अच्छे संबंध थे। और साउथ अफ्रीका में आपके फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के ये साथ रहते थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु यानी कि दीन यानी गरीब लोग, बंधु मतलब भाई या सहयोगी, तो गरीबों के भाई, गरीबों के सहयोगी, गरीबों की चिंता करने वाले, ये इनको उपाधि दी। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन में गए थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है कि कौन से नंबर के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। 3 हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप मुझे बताएंगे गांधी जी कौन से नंबर के गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का पहला आगमन 1920 को रायपुर के धमतारी में हुआ था। ठीक है, 20 को। इसके अतिरिक्त नवंबर में भी वो यहाँ आए थे। और देखिए 1920 की बात हो रही है, तब छत्तीसगढ़ केवल छत्तीसगढ़ थोड़ी ना था। ठीक है, अभी वो छत्तीसगढ़ है का रायपुर, अभी वो करेंटली जगह आइडेंटिफाई की जाती होगी। तब तो वो एमपी का पार्ट था और इवन एमपी भी एमपी नहीं था। एमपी भी तो डिवाइडेड था, सीपी, बरार, मध्य प्रांत, मध्य विंध्य प्रांत। ठीक है, तो ऐसे ही भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1924 में जो बेलगांव सेशन हुआ था। ठीक है, बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में लॉ फॉर्म की स्थापना की और 1910 तक वहां रहे। लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। और गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव में को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति भी सभी तरह के शोषण का विरोध करती है भाई, इनकी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और और कुटीर उद्योग, ये जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम, इन सब पे काफी जोर दिया इन्होंने। और गरीबों और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने के लिए हमें मदद मिलेगी किससे? कॉटेज इंडस्ट्रीज से। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था। वो क्या स्टेटमेंट था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें प्यार से हम बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। तो ये था आपका थोड़ा नोट्स का पार्ट। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया, काफी लेंदी था भी। काफी चीजें की भी तो हैं गांधी जी ने, है ना? तो काफी लंबा टाइम पीरियड रहा उनका, काफी चीजें उन्होंने हमारे कंट्री के लिए की। वो नहीं होते तो हम आज भी शायद ब्रिटिशर्स के अंडर होते। एक अच्छी आइडियोलॉजी, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी दी थी उन्होंने। अगर उनकी लॉन्ग टर्म ये आइडियोलॉजी नहीं होती तो हम आज आजाद नहीं हो पाते शायद। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर। हमने पढ़ा था कि करमचंद गांधी जो गांधी जी के फादर थे वो इन तीनों जगह के ही जो है दीवान थे। ठीक है, और इनका उपनाम काबा गांधी था। ठीक है, काबा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने आ, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। ये आपके नोट्स में नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट है।
देख लीजिएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ठीक है, इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजकोट से ली थी और अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। और उसके बाद उन्होंने भावनगर में श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज में अपना नामांकन कराया और यहाँ से इन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अभी हमने पढ़ा, इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म डर्बन साउथ अफ्रीका में है। एक आश्रम था जो 1904 में गांधी जी ने डर्बन में इसकी स्थापना की थी। एम के गांधी के समर्थक कौन थे? भाई जो एम के गांधी, सॉरी, समर्थक किसके थे? देखिए, एम के गांधी मार्क्सवादी के तो थे ही समर्थक, आदर्शवाद के भी थे, श्रेणी समाजवाद के भी थे, लेकिन आपके दार्शनिक अराजकतावाद के, हमने फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट उन्होंने अपने आप को बोला है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट अपने आप को वो बोलते थे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत किन्हें बताया था? तो उन्होंने बोला था सत्य और अहिंसा को राम राज्य का युगल सिद्धांत। देखिए, युगल होता है जोड़ा, जोड़े में दो चीजें होती हैं तो दो चीजें होंगी, सत्य और अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा सत्य प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीन। गांधी जी के हिसाब से अहिंसा सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। ठीक है, सत्य अहिंसा। नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्स। से हमारा ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, दोनों पे ये मानते थे। ठीक है, कहा था उन्होंने, लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरी समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में किसे सबसे पहले, सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ठीक है, सबसे अंतिम तो उन्हें देखिए उपवास या क्या जिसे कह सकते हैं अनशन, उसको उन्होंने कहा था, या हड़ताल। ठीक है, उपवास, अनशन, हड़ताल। यस, तो हड़ताल उनको उनको उन्होंने सबसे आखिरी में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? गांधी जी का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था? बिल्कुल नहीं। गांधी जी का उद्देश्य तो था कि उसको अपने अनुकूल बना लेना। शस्त्र अहिंसा, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और सत्य, ये भी सही है और ये भी सही है। और सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, उद्देश्य पराजित नहीं करना, उसका हृदय परिवर्तन करना। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप क्या गोवध है? क्या मानव हत्या है? क्या महिला और बच्चों का उत्पीड़न है? इससे भी क्रूरतम एक रूप है गरीबी का स्थायित्व। जो गरीब है वो सब तो सबसे ही ज्यादा मतलब, अगर पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये उनका स्टेटमेंट था। गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? उन्होंने कहा भाई सेल्फ कंट्रोल करिए, आत्मनियंत्रण करिए। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो वो 21 वर्ष रहे थे, 1893 से 1915। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915, 10 जनवरी 1915 को आए। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? पीटर मॉरिसबर्ग से फेंक दिया गया था, चलती ट्रेन से इनको, ट्रेन को रोककर इनको फेंक दिया था। किस लिए? रेसिज्म के बेसिस पे। ठीक है, जो हम क्या कहते हैं उसको, रंग भेद, है ना, रंग भेद, रंग भेद फेंक दिया गया था भाई, नस्लीय भेदभाव, रेसिज्म। ठीक है,
प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में बिठाया गया और उन्होंने प्रतिरोध किया, तो उन्हें पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया, फेंक इन द सेंस चलती ट्रेन में फेंक दिया गया, मतलब उतार दिया गया। तो ये सब भी हुआ उनके साथ। नेक्स्ट है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें सबसे पहले भाग लिया? तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया। 1901 में ये आए थे एक बार इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। ठीक है। ओके। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरबा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की संचालन सुविधा दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, तो वहां से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया जिसे कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रम में सबसे पुराना कौन सा है? देखिए, सदाकांत आश्रम तो बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ है? ये है बिहार में, तो ये तो कट हो गया, इनका है ही नहीं। साबरमती इंडिया आके बनाया, फिनिक्स साउथ अफ्रीका में बनाया, तो फिनिक्स सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, 1904 में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपना लिया था। ठीक है। अब इन कैसे अपनाया? तो इन्होंने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। वहां पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं दी। उन्हें बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल का सेवा का कार्य भी दिया गया। तो उन्होंने किया था ये सब। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद राणा डे जी थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता, धर्म विहीन, सत्य विहीन। यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता तो शायद सभी हो जाते, लेकिन सत्य विहीन तो नहीं हो सकता, तो ये भी कट और उपयुक्त भी कट। धर्म विहीन भी नहीं हो, नहीं सॉरी, अच्छा धर्म विहीन है, तो धर्म विहीन राजनीति थोड़ी ना। और धर्म विहीन ये सेक्युलर, सेक्युलर ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, सॉरी, हिंदी थोड़ा हिंदी इंग्लिश का। तो धर्म विहीन तो हो सकता है भाई, सेक्युलर कोई किसी धर्म को नहीं हम लाएंगे राजनीति में। ठीक है, रिलीजन फ्री पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन सत्य विहीन थोड़ी ना राजनीति होती है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये उपयुक्त वाला भी कैंसिल हो गया। तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन ही होगा आपका। राइट। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? धर्म, सत्ता, नैतिकता, या जो मॉडल दिया है, ठीक है, उसमें सत्ता, यानी उन्होंने कहा कि स्टेट को बिल्कुल आप हटाइए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी बोला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? गढ़ा, सत्याग्रह दिया तो बहुत पहले किया था, बट सत्याग्रह को गढ़ा महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी ने सदाग्रह शब्द का प्रयोग प्रतियोगिता में किया गया था। ठीक है, गांधी जी का भतीजा था मगन लाल गांधी, तो उसने सदाग्रह शब्द का प्रयोग किया था। सदाग्रह शब्द का प्रयोग किया था एक प्रतियोगिता में, तो उसको पुरस्कार मिला। सदाग्रह का शब्द है अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। ठीक है, बाद में महात्मा गांधी जी इसमें सुधार किया और उसको सत्याग्रह जो है में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किस था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो पहला सत्याग्रह हमें पता है चंपारण का था, तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अगेन वही सब आपका एक्सप्लेनेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 1917 में चंपारण, फिर 18 में खेड़ा और अहमदाबाद, फिर 1919 में जब आपका रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह किया उन्होंने,
ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा था, तो उसी के चक्कर में क्या हुआ, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग। भाई बेसिकली रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, आगे मैं पढ़ाऊंगी भी, बट रॉलेट एक्ट में समझ लीजिए क्या था कि अंग्रेज जो है किसी को भी बिना किसी कोई अपील किए, बिना बिना किसी उसके जेल में डाले दे रहे थे, ना कुछ पूछ रहे थे ना कुछ बता रहे थे। तो इस कानून को काला कानून भी कहा गया। न अपील न दलील, न वकील न अपील न दलील, ऐसे भी इसके लिए स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके चक्कर में जो है एक जो है सभा लगी। ठीक है, सभा क्या, उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल का दिन था। तो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग, एक पार्क टाइप का था अमृतसर में। तो वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो वहां पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, बेचारे लोगों पे जो है गोलियां चला दी थी, और वो इतना भयंकर नरसंहार था, समझ लीजिए कि आज भी वहां की जो दीवारें हैं, उस जो भी पार्क जो भी एरिया था, उसमें गोलियां, धसी हुई गोलियों के निशान हैं। और बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, काफी बुरा था वो। तो तो जलियांवाला बाग जब हो गया, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? सबसे ज्यादा किसके लिए जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा करा ही नहीं था। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय का विरोध करने के लिए? नहीं। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए? बिल्कुल, हिंसा तो उनका टेक्निक ही नहीं था। तो यस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, निष्क्रिय विरोध मतलब किसी को कुछ आप करिए मत, क्रिया मत करिए, उसको मारिए पीटिए या कुछ भी ऐसा करिए मत, उसके साथ कुछ करिए मत। बस कहते हैं ना, मौन रहकर, मौन रहकर और जो है निष्क्रिय रहकर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। राइट, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को एक बड़ा, ब्रिटेन ने क्या समझा था भारत को? नौ परिवहन केंद्र? नहीं, नौ परिवहन केंद्र का कोई संबंध ही नहीं है। औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था या खनिज संसाधनों का सोर्स समझता था? नो डाउट खनिज संसाधन थे हमारे यहाँ, लेकिन खनिज पर उनका इतना फोकस नहीं था। निर्मित वस्तुओं का बाजार वो हमें समझते थे। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद हुआ था 1918 में, खेड़ा भी हुआ था 1918 में, असहयोग हुआ था 1920 में। लेकिन अहमदाबाद आपका हुआ था फरवरी में। ठीक है, फरवरी से मार्च चला था, और 19 और खेड़ा हुआ था आपका मार्च के टाइम पीरियड में। तो ये इन दोनों में दे देता है, अगर ये दोनों दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन बाकी सबका मंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का मंथ थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए। तो 1 2 3 4, ये आपका करेक्ट यही सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, चंपारण था। चंपारण देखिए बीपीएससी में आया है, क्योंकि चंपारण जगह बिहार में है ना, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार की हिस्ट्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की, बिल्कुल सही। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी करेक्ट है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन से किया था, बिल्कुल, लॉ की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की थी। वो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। तो आपके चारों ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का क्या संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो एक देखिए, तीन उन्होंने तीन सीखें ली, लेकिन
सबसे जो इम्पोर्टेंट सीख इस बुक से ली उसमें वो था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, अगर आप सबका कल्याण सोचते हैं तो आपका भी कल्याण होगा। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित थी? तो रस्किन, टॉलस्टॉय, थॉरो, इन सभी की बुक्स ने, इन सभी ने प्रभावित किया था। ठीक है, गांधी जी को। राइट, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, एक ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा कि गांधी जी ने थॉरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली थी। ठीक है, रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके अहिंसक असहयोग का आधारण भी टॉलस्टॉय का स्टेटमेंट बना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी से ऑब्वियस सी बात है, 1905 में हुआ, तब तो वो यहाँ पर थे भी नहीं। भारत छोड़ो, व्यक्तिगत सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, इन सबसे वो रिलेटेड थे। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? नेतृत्व तो देखिए, भारत छोड़ो का किया था, क्विट इंडिया, सविनय अवज्ञा, खेड़ा का भी किया था, बारदोली का नहीं किया था। बारदोली का जो आपका मूवमेंट का नेतृत्व वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, और बारदोली जो है वो 1928 में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, इसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये सारे ही सही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है और मैं इसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। राइट, नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो वार्ता के दौरान राष्ट्रपिता कहा था इनको। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा जोड़ा था रविंद्र नाथ टैगोर जी ने। कब? 1917 में चंपारण वाले सत्याग्रह से। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? तो अगेन मैंने अभी बताया आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नुआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो हमने नोट्स में पढ़ा था, प्यारेलाल उनके सचिव थे और उनकी जो सिस्टर थी वो उनकी पर्सनल डॉक्टर थी। ठीक है, सुशीला नैयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष देखिए, राजकोट, खेड़ा असहयोग। खेड़ा असहयोग में तो नेतृत्व किया था, राजकोट में भी किया था। जो वाइकोम सत्याग्रह था इसमें उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, हालांकि इनडायरेक्टली वो थे। और वाइकोम सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो नारायण गुरु कि नारायण प्रभु, नारायण गुरु थे कि नारायण प्रभु, देख लीजिएगा, नारायण करके थे, उन्होंने किया था। और ये साउथ इंडिया में ये हुआ था, ये जो मूवमेंट है। और ये टेम्पल एंट्री टेम्पल एंट्री पे था। जो दलित, जो लोअर कास्ट होते थे उनको मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे थे, तो ये वाइकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था। राइट, चलिए। और राजकोट सत्याग्रह 1939 में हुआ था, 4 दिन का अनशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बिल्कुल, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और जातिगत भेदभाव के लिए था भाई। शेड्यूल कास्ट को, दलित लोगों को वो टेम्पल में एंट्री नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। देखिए, दो चीजें बनती हैं, डायरेक्ट भाग लिया था या सिर्फ भाग लिया था। यस, तो भाग लिया था, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, नेतृत्व तो नहीं किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और दो दोनों ही मेरे हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेंगे थोड़ा सा वाइकॉम के बारे में भी। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का पार्ट है त्रावणकोर, एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसे वाइकोम सत्याग्रह कहते हैं। 1924-25 के टाइम पे हुआ था। अच्छा, क्यों पार्टिसिपेट? अब देखिए, टाइम पीरियड, टाइमलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1924 को क्या हुआ था? कांग्रेस
का कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक है साउथ इंडिया में। और इस जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, ये पहला और आखिरी कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो इसका मतलब 1924 के टाइम पे वो वहीं पर थे, उस टाइम पे वो वहीं पर थे, तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ना कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, तो इस कथन को भी सही माना जा सकता है कि वो शामिल थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, 20 दिसंबर 1920। उसके बाद वो 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? एएन सिन्हा वकील, ब्रज किशोर प्रसाद वकील, जेबी कृपलानी शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, आंसर दे ही रखा है सामने। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक एआईसीसी के खंजाची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थे हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के नाम पे एक अ, परियोजना भी है एमपी में। ठीक है, एमपी में है। जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वो लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और वो 1923 में झंडाग्रह सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा में भाग लेने के लिए जेल गए थे। ठीक है, जेल चले गए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? तो ये जमनालाल बजाज जी के लिए था। ठीक है, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज थे, हमने भी नोट से पढ़ा। एंड्रूज थे, उनके क्लोज थे। राइट, चलिए, इंडियंस को काफी पसंद करते थे और एंड्रूज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं 1925 और 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो मंदिर का नाम यरवदा को दिया। यरवदा जेल कहाँ है? यरवदा पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, किसको यहाँ पर जेल हुई है थी? हाँ, तो संजय दत्त को यहीं पर जेल हुई थी, इसी जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता संग्राम के समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में शुरू हुआ, 1934 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर वो कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं थे, हालांकि मार्गदर्शन करते रहते थे। ठीक है, आइडियोलॉजी उन्हीं की थी, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं पार्टिसिपेट किए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर माउंट बेटन थे, माउंट बेटन ने इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? देखिए, कान खुले रखें, मुंह बंद रखें, मतलब सुने सबकी, बोले कुछ नहीं। ये एक अच्छी शिक्षा है, जो अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, पहले वॉच करिए, पहले वॉच करिए क्या चल रहा है, पहले एक साल आप वॉच करिए, उसके बाद एक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो ये सीख थी महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? मतलब अगर कोई चीज मोरली रॉन्ग है तो वो पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यस, गांधी जी की ही आइडियोलॉजी है ये, गांधी जी ने ही बोला है। नेक्स्ट है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह तो हमें पता है कि चंपारण में हुआ था, लेकिन चंपारण नहीं है तो उसके बाद अहमदाबाद का मील आंदोलन। तो मील आंदोलन जो हुआ तो मजदूरों के लिए हुआ, तो ये हो जाएगा। देखिए, 1935 तो बाद में आया, तुर्की में तो कोई लेना देना ही नहीं। रॉलेट एक्ट 1919 में आया,
ये था 1918 में। तो 17 वाला है नहीं ऑप्शन में, तो 18 वाला टिक करेंगे, राइट। अगर यहाँ पर होता चंपारण तो चंपारण सही होता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? तो ये इन्होंने अहमदाबाद अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो ये उन्होंने वाराणसी में दिया था। 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद वो बनारस गए। बनारस, क्योंकि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का उद्घाटन था। बीएचयू को स्थापित करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, मेन मेन पर्सन थे मदन मोहन मालवीय। बाद में ये वीसी भी रहे बीएचयू के पहले। चलिए, नेक्स्ट है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अभियान कहाँ से शुरू किया? चंपारण ही कहेंगे, पहला इनका सत्याग्रह। तो चंपारण तो ऑप्शन में है नहीं, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। ठीक है, अंग्रेजों ने बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था। गांधी जी इसके जो सदस्य भी थे। तीन कठिया प्रणाली को भी समाप्त किया। ठीक है। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन था। मिल आंदोलन था मजदूरों के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मजदूर पार्टिसिपेट करेंगे ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का संघर्ष जो है वो औद्योगिक श्रमिकों से था। चंपारण और खेरा तो किसानों का किसान आंदोलन था, पीजन मूवमेंट था। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया? तो ये सूती मिल के कामगारों के लिए। अब देखिए, सूती मिल ही क्यों भाई, फैक्ट्री है तो आभूषण हो सकती है। ठीक है, आभूषण की भी फैक्ट्री हो सकती है। तो देखिए, अहमदाबाद को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैनचेस्टर में नहीं लिखूंगी, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। ठीक है, और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कोयम्बटूर को। कहाँ है कोयम्बटूर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो ये तीनों चीजों, और मैनचेस्टर तो पता ही ये जगह है। मैनचेस्टर जो जगह है वो फेमस है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन देखिए गुजरात है में है अहमदाबाद। और हमें पता है कि गुजरात एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है क्या? ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसकी खेती के लिए? कॉटन की यानी कपास की खेती के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ज्यादा होगा गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी। तो इसलिए अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो सूती मिल कामगारों के लिए यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सा सही है? देखिए, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में दिया था। ठीक है, तो उन्होंने जब अपनी लॉ लॉ फॉर्म वहां पे स्थापित की थी 1904 में। ठीक है, 3-4 में। तो वहां पर उन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल अहिंसा के बिल्कुल सपोर्टर थे। केंद्रीय शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, बिल्कुल। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कहते थे कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को। यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यूएसए से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे? उनको मंदिर में प्रवेश देके किसी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे आप सुधार सकते हैं? ठीक है, उनको सहायता प्रदान करके कितनी देंगे और किसको किसको देंगे और कब तक देंगे?
उनको उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, तो ये भी कुछ खास सही नहीं है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, बिल्कुल कुटीर उद्योग, आप जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो स्थापित करिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। ठीक है, आत्मनिर्भर। कॉटेज इंडस्ट्री कुटीर उद्योगों में जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना, ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे काम हैं ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन। गांधी का नवाचार से तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, कम निवेश में अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो यस, कम निवेश में ज्यादा उत्पादन हो और ज्यादा लोगों के लिए हो, यही गांधी जी गांधीयन इनोवेशन है। ठीक है, गांधी जी का इनोवेशन। सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी है ये प्रहलाद और आर ए मालेश्वर माशेलकर आर ए माशेलकर ने यूज की थी ये टर्मिनोलॉजी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, चंपारण। तो चंपारण पहले हुई थी भाई, 1917 में। नेक्स्ट देख लीजिए, खेड़ा 1918 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, असहयोग 1920 में, चंपारण 1917 में। ठीक है, अगेन ये सब पढ़ चुके हैं हम। कितने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो बिल्कुल ये चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, या उससे रिलेटेड है राजकुमार शुक्ल। देखिए बिहार, आप कहेंगे कि ये तो मतलब काफी पूछा हुआ क्वेश्चन, सबको पता है कि बिहार, चंपारण, राजकुमार शुक्ल। देखिए बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है ना, तो बिहार स्पेशल में तो आएगा ही ये। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो बिल्कुल राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। राजकुमार शुक्ल जी उन्हें लेके गए थे वहां। ठीक है, देखिए बीपीएससी में अगेन, तो बीपीएससी में चंपारण से क्वेश्चन आता है। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तीन कठिया का मतलब था 3/20 पार्ट पर नील की खेती करना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहली भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया? तो चंपारण में किया था। ठीक है, मधुबनी भी जगह है, ये सारी जगह बिहार में ही है, पटना भी, गया भी, लेकिन मधुबनी की फेमस क्या है? मधुबनी स्टाइल की पेंटिंग बड़ी फेमस है। तो आर्ट का क्वेश्चन भी आपका एक तैयार हो गया। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था, हमें पता है कि नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा था, ये हमको पता है, तीन कठिया प्रणाली। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का क्या मतलब था? तीन कठिया का मतलब था 3/20 भाग पर नील की खेती करना। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 3/20 पार्ट पे आपको नील उगानी ही पड़ेगी, राइट, जबरदस्ती है। नेक्स्ट, तीन कठिया कानून किस स्थान पर खेती से संबंधित है? तो चंपारण और नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है, विचार करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। भाई राजकुमार शुक्ल का इसमें हाथ था, तो ये तो गलत होगा। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, बिल्कुल ये सही है आपका। तो आपका टू सही है केवल। तो जेबी कृपलानी थे, उसमें कई लोग थे, देखिए एक बार नाम हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एच एस पोलाक। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा एक दो बार रीड कर लेंगे तो याद हो जाएगा। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं हमने उसमें देखा, जवाहरलाल नेहरू का नहीं देखा, माधव महादेव देसाई तो थे, बट मणिबेन पटेल का नाम हमने नहीं देखा। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन दोनों के नाम हमने देखे ऊपर, तो ये दोनों करेक्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? तो राजकुमार शुक्ल, ऑब्वियस सी बात है, यही लेकर गए थे उन्हें। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये आपका भू राजस्व नहीं, नकदी फसल, भू अनुदान नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति। एक तरीके से देखें तो देखिए इंडिगो क्या है? इंडिगो जो है वो एक तरीके की कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप क्या होती है?
कैश क्रॉप होती हैं रेडी टू सेल। जैसे कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जैसे कॉफी है, कॉफी को उगाया, ठीक है, कॉफी के बीन्स निकले, फिर पता नहीं इसमें कितनी प्रोसेसिंग होती है, कितना कुछ होता है, उसके बाद वो कहीं जाके कॉफी बन के तैयार होती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली रेडी टू सेल तो होती नहीं है, ठीक है। या कोई भी और क्रॉप ऐसी ले लें, बस जैसे गन्ना है आपका, ठीक है, गन्ना, तंबाकू, नील, ये सब ऐसी क्रॉप्स हैं कि बस इन्हें उगाया, काटा और सीधे बेच दिया। तो ऐसी क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिगो कैश क्रॉप थी, तो कह सकते हैं कि नकदी फसल के लिए ये आंदोलन हुआ था। देखिए बीपीएससी में चंपारण से कहीं ना कहीं से घुमा के 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, ठीक है। बीपीएससी भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास का, तो नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया। प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लान्ड डेवलपमेंट। भाई ये तीनों तो बिल्कुल, इनको तो याद रखिएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तो स्टार्ट ही 5 ईयर प्लानिंग की थी, प्लान डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन बनाया था उसके बाद, है ना। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण थे, महात्मा गांधी थे, एफ जी स्लाई, डी जी रीड, ये दोनों नाम तो हमने नहीं। अच्छा, सदस्य वाला, ओके, तो इसमें अनुग्रह नारायण होगा। तो चलिए एक बार हम देख लेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे, अध्यक्ष ही एफ जी स्लाई थे, याद रखिएगा। अध्यक्ष, बाकी इसके सदस्य डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी। अच्छा, ये अलग थे और वो जो अभी मैंने आपको बताया था वो अलग लोग थे, ठीक है। स्लाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, जी रैनी, एम ई एल टेन्नर सचिव थे, ठीक है। तो उस हिसाब से स्लाई हो गए अध्यक्ष, डीजे रीड सदस्य, महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया था। अनुग्रह नारायण उस मूवमेंट में शामिल थे, यस, उस मूवमेंट में शामिल थे, चंपारण वाले। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में किया था, ठीक है। चंपारण में पहला उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चंपारण। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में सबसे पहले, इंडिया आने के बाद सबसे पहले चंपारण में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? सबसे पहले भाई बिहार में, चंपारण में, बिहार के चंपारण में, तो चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया? अगेन बीपीएससी, तो चंपारण में किया। चंपारण के बारे में एक और चीज फेमस है, मतलब माइंड मत करिएगा जो नॉनवेज नहीं खाता, चंपारण का मीट बड़ा फेमस है। ऐसे भाई मटकी वाला आता है यहाँ, हर शहर में उसकी ब्रांच है। उसकी खासियत ये है कि ऐसे पॉट में बढ़िया मस्त एक प्लेट मिलता है खाने को, मट ऐसे मटके में मिलता है, छोटी छोटी मटकियां होती हैं। आप ऑर्डर करेंगे या खरीदेंगे तो मटकी सहित आपको मिलेगा, इसमें वो मीट जो है पकता है बेसिकली ना। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, लगभग हर शहर में उसकी ब्रांच है, एक एक नहीं, तीन तीन चार चार ब्रांच है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। अगेन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, ये सही है। ये तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया, बिल्कुल सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, जिसे संपूर्ण भारत के स्तर पर थोड़ी ना आरंभ हुआ था, चंपारण में केवल हुआ था, सीमित था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? राष्ट्रीय नेता कह सकते हैं तो वो महात्मा गांधी थे, यस। और जो कहेंगे कि पहला सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, वो रॉलेट था, रॉलेट सत्याग्रह 1919 का, ठीक है, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? तो एनजी रंगा। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था, हमने नोट्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा में क्यों हुआ? देखिए खेड़ा में ये हुआ कि अकाल पड़ गया, उसके बावजूद भू राजस्व प्रशासन की उगाही स्थगित नहीं की गई। ये करेक्ट एकदम था। अकाल पड़ गया था, वहां पे फसल अच्छी नहीं हुई थी। प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो केवल एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अकाल से संबंधित था, फसल नष्ट हो गई थी और वो चाहते थे कि हमारा जो लगान है वो कर है वो माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा जा रहा था, इसलिए हुआ था। क्योंकि खेड़ा में प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों को लगान अदा करने में असमर्थ थे वो, और राज्य के प्रति उनमें असंतोष था, इसलिए ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा भी गुजरात में है उस समय, क्योंकि खेड़ा भी 1918 में हुआ और अहमदाबाद भी 1918, और 1918 में प्लेग फैला ही हुआ था, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो ये टॉपिक हमारा होता है आज फिनिश। काफी लंबा टॉपिक था, आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए आप में से जो लोग केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, नोट्स का पार्ट छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली जंप करके क्वेश्चन पार्ट पे आ सकते हैं। अदरवाइज जिन्हें देखना है तो वो पूरा देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप खुद ही देख रहे हैं कि 92 93 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं, तो इट मीन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और गांधी जी के बारे में वैसे भी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, अगर हम सारे क्वेश्चन रिपीटेड को निकाल लें तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन है वो आप करिए और पढ़िए। एग्जाम्स अभी भी मैं कह रही हूँ, जिसने पढ़ना शुरू नहीं किया है अभी तक, वो भी अभी जीरो से भी शुरू करेगा तो भी उसका एग्जाम हो जाएगा। बट अभी हाई टाइम हो गया है, अब आपको शुरू कर देना चाहिए। और घटना चक्र सीरीज उठाने का एक मकसद ये था कि घटना चक्र आपके जितने भी यूपी लेवल के एग्जाम है, अच्छे लेवल के, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, ठीक है, चाहे वो बीईओ, अभी बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, मैंने वीडियो बनाया था ना, बीईओ की वैकेंसी इस साल आएगी। ठीक है, 2024 में बीईओ की वैकेंसी आएगी, भले ही नोटिफिकेशन है, एग्जाम भले ही 2025 में हो, लेकिन बीईओ की वैकेंसी आएगी। यस, एंड आया एक और आपके लिए सूचना। ठीक है, एक और सूचना, जो लोग भी जिन्होंने भी यूपी टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भरा था 2022 का, तो एग्जाम होगा। यस, 2024 में एग्जाम इसका होके रहेगा, और जुलाई अगस्त में नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में जाकर इसका एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, जो विज्ञापन संख्या 51 थी उसका एग्जाम होगा। उसके बाद जो है टीजी आपका पीजीटी होगा, देन टीजीटी होगा। ठीक है, या टीजीटी पीजीटी एक साथ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। लाइक शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो बनाने में 3 घंटे लगते हैं, पीठ दर्द होने लगती है हमारी। तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा सा इधर मेरी भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो थोड़ा बिजी हूँ मैं, तो वीडियो कंटिन्यूस नहीं हो पा रहे हैं, बट जितना हो सकता है मैं वीडियो को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।